वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन। आप लोग का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन पे। तो आइए हम लोग बिहार सामान्य ज्ञान के पार्ट 4 को अपने सेशन को सीरीज को बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। आज हम लोग पार्ट 4 कर रहे हैं, जिसमें जन आंदोलन का जो छूटा हुआ पार्ट था उसे हम लोग कर रहे हैं। ओके, जो भी छात्र छात्राएं नए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको ससमय मिल पाए। थोड़ी सी लेट होती है वीडियो डालने में, चूंकि और सारे भी काम होते हैं, वीडियो बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, अपलोड करने में, रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है, इसलिए एक दिन में मैं एक ही वीडियो डाल पा रहा हूँ। अभी कोशिश करता हूँ कि एक दिन में 2-3 वीडियो भी डालने की मैं कोशिश करूँ। और वीडियो को ज़्यादा बड़ा मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ ताकि आप लोग इसे पूरे अच्छे से देखें शुरू से अंत तक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मेरी एक छोटी सी पहल है, कोशिश है वैसी छात्र छात्राओं के लिए जिसके पास पठन पाठन की नई नई सामग्री उपलब्ध समय नहीं हो पाती है, उनके लिए मेरी बस एक छोटी सी कोशिश है। मैं चाहूँगा जितने भी मेरे छात्र छात्राएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि और लोगों के पास भी ये पहुँच सके, क्योंकि आप लोग शेयर तो करते नहीं हैं। और अनलाइक करने वाले को थैंक यू कि आपने अनलाइक कर किया। आपको लग रहा है कि ये मटेरियल आपके लिए लाभप्रद नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद अनलाइक करने वालों को, और जो लाइक करते हैं उनको भी धन्यवाद। चलिए कम से कम अनलाइक भी तो करते हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक, पहला पॉइंट है संथाल विद्रोह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संथाल विद्रोह एक्चुअली में बीरभूम, ढालभूम, सिंहभूम, मानभूम और बाघपुरा के जमींदारों द्वारा सताए गए संथाल हैं। कहाँ के? बीरभूम, ढालभूम, सिंहभूम, मानभूम और बांकुरा के जमींदारों द्वारा सताए गए संथाल। 1790 ईस्वी से ही संथाल परगना क्षेत्र जिसे दामिन एको कहा जाता था, याद रखिएगा, संथाल परगना क्षेत्र को जिसे क्या कहा जाता था? दामिन एको कहा जाता था। संथाल विद्रोह से है, याद रखिएगा, दामिन एको। अगर कोई वर्ड आवे तो आप सीधा टिक मारिएगा संथाल विद्रोह में आकर बसने लगे। इन्हीं संथालों द्वारा किया गया यह विद्रोह झारखंड के इतिहास में सबसे अधिक चर्चित हुआ। संथालों के इतिहास में सबसे चर्चित क्या हुआ? संथाल विद्रोह। झारखंड के इतिहास में सबसे चर्चित क्या है? संथाल विद्रोह, क्योंकि इसने कंपनी और उसके समर्थित जमींदारों, सेवकों और अधिकारियों को बहुत बड़ी संख्या में जनहानि पहुंचाई थी। किसे किसे? तो जमींदारों को, सेवकों को और अधिकारियों को बड़ी संख्या में जनहानि पहुंचाई थी। इसलिए यह विद्रोह अधिक चर्चित में है, अधिक चर्चा हुआ इस विद्रोह का। इस प्रकार के विद्रोह के कारणों में कृषक उत्पीड़न प्रमुख था। क्या था? कृषक उत्पीड़न प्रमुख था। विद्रोह का मेन कारण क्या था? कृषक उत्पीड़न। संथाल जाति भी कृषि और वनों पर निर्भर थी। संथाल जाति भी थी, किस पे निर्भर थी? वन पे, कृषि पे, खेती बाड़ी पे निर्भर थे। लेकिन जमींदारी प्रथा, याद रखिएगा, कौन सा प्रथा? जमींदारी प्रथा ने इन्हें इनकी ही भूमि से बेदखल करना शुरू कर दिया था। जमींदारी प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें कि जमींदार लोग इन्हें अपने ही भूमि से, अपने ही जमीन से बेदखल करना शुरू कर दिया। अंग्रेज समर्थित जमींदार पूरी तरह से संथालों का शोषण कर रहे थे। वैसे जमींदार जिन्हें अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था वो क्या करते थे? संथालों का शोषण करते थे बुरी तरह से। और साथ ही कंपनी ने कृषि करों को इतना अधिक बढ़ा दिया, और क्या हुआ? साथ ही कंपनी ने कृषि करों को इतना अधिक कर दिया। एक तो वो शोषण करते थे, जमीन छीन लेते थे, और अंग्रेज क्या किया, कंपनी क्या की, तो कृषि करों को इतना अधिक कर दिया था कि संथाल लोग इसे चुकाने में सक्षम नहीं थे, अक्षम थे, वो कर को चुका नहीं पा रहे थे। इसके अतिरिक्त बाहरी लोगों के आवागमन ने संथालों को अपनी ही भूमि पर सिमटने को विवश
और निर्धन कर दिया था। संथाल जीवन निर्वाह के लिए साहूकारों व जमींदारों के शोषण चक्र में फंस रहे थे। क्योंकि जीवन यापन करने के लिए तो आपको पैसा की जरूरत होगी, खाना की जरूरत होगी, घर की जरूरत होगी, आवास की बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी, तो आप किसी न किसी से तो लेंगे ही। तो वो लोग साहूकार क्या किया, साहूकार और जमींदार उन्हें ऋण देकर क्या किया, अपने शोषण चक्र में फांसते चले गए। ये लोग ऊंची ब्याज दर पर ऋण देते थे। साहूकार क्या करते थे, जो मनी लेंडर्स थे तभी के क्या करते थे, ऊंची ब्याज हाई रेट पर, हाई इंटरेस्ट ऑफ रेट पे इन्हें पैसा दिया करते थे और फिर वसूली के नाम पर मानसिक एवं शारीरिक शोषण भी करते थे। न्याय व्यवस्था भी इन्हीं संपन्न एवं समृद्ध शोषकों के साथ थी। सभी लोग इन्हीं के साथ देती थी जो कि पैसा वाले थे, संपन्न थे, समृद्ध थे। इस उत्पीड़न जाल से बाहर निकलने का मार्ग संथालों के सामने न होने से ये लोग आत्महत्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे, आत्महत्या भी कर रहे थे। सुनते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसी विकट स्थिति में तो साधारण लोग ईश्वर के अवतार की ही कामना करते हैं। क्या कहते हैं, भगवान करे कोई ऐसा आ जाए जो हमारी मदद कर पाए ईश्वर के रूप में। ईश्वर भी ऐसे लोगों की पुकार अनसुनी नहीं करता है। तभी तो संथालों के ऐसे घोर उत्पीड़न का विरोध करने कौन आया, सिद्धू कान्हू नामक दो जवान सामने आए। याद रखिएगा, संथाल विद्रोह में कौन इंपॉर्टेंट है, तो सिद्धू और कान्हू नामक दो जवान सामने आए। इन दोनों ने दिन रात एक करके संथालों में विद्रोह करने का साहस भरा और उन्हें एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया। सन 1855, याद रखिएगा, सन 1855 में हजारों संथालों ने भोगनाडीह, कहाँ के, भोगनाडीह के चुन्नू माझी के चार पुत्र थे। 1855 में चुन्नू माझी के चार पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव के नेतृत्व में एक सभा की। 1855 में एक सभा की। चुन्नू माझी के चार पुत्र थे। आपसे पूछेगा सिद्धू कान्हू के पिता का नाम क्या है, चुन्नू माझी। चुन्नू माझी के चार पुत्र थे, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। ओके, उन्होंने क्या की, एक सभा की आयोजन की जिसमें उन्होंने अपने उत्पीड़कों के विरुद्ध लामबंद लड़ाई लड़ने की शपथ ली। कौन लड़ाई, लामबंद। सिद्धू कान्हू ने लोगों में एक नई ऊर्जा व उत्साह भर दिया। उन्होंने एकजुट होकर अपनी भूमि से दीकुओं को चले जाने की चेतावनी दी। दीकुओं को चले जाने की चेतावनी दी। दीकुओं, इन दीकुओं में कौन कौन है, में अंग्रेज और उनके समर्थित कर्मचारी, अधिकार तथा जमींदार आदि थे। दीकुओं क्या हो गया, समझ के बाद के, दीकुओं में कौन कौन थे, अंग्रेज और उनके समर्थित कर्मचारी, अधिकारी तथा जमींदार आदि थे। सरकारी आज्ञा न मानने दामिन क्षेत्र में अपनी सरकार स्थापित करने और लगान न देने की घोषणा की गई। इसी बीच दरोगा महेश लाल दत्त की हत्या कर दी गई। किसकी हत्या कर दी गई, दारोगा महेश लाल दत्त की हत्या कर दी गई। चेतावनी देने के 2 दिन बाद संथालों ने अपने शोषकों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। इसलिए ये विद्रोह इंपॉर्टेंट भी है और चर्चित भी हुआ था। तो क्या कर दिया संथालों ने, अपने शोषकों को चुन चुन कर मारना प्रारंभ कर दिया। अंबर के जमींदार की हवेली जला दी। कहाँ के है, अंबर के जमींदार की हवेली को जला दी। महेशपुर राजमहल पर विद्रोहियों ने कब्जा करने का प्रयास किया। अधिकारी और जमींदार इनके मुख्य निशाने पर थे। फिर जो बाहरी व्यापारी लोग थे उनके मकान एवं दुकानों को तोड़ दिया गया। खुला सशस्त्र विद्रोह था। क्या था ये, खुला सशस्त्र विद्रोह था। कैसा विद्रोह था, खुला सशस्त्र विद्रोह था, जो कहलगांव से राजमहल तक फैल गया। कहां से कहां तक फैल गया, तो कहलगांव से राजमहल तक फैल गया।
यह विद्रोह 1856 में बीरभूम, बांकुरा और हजारीबाग में भी फैल गया। यह देख कंपनी चिंतित हो गई और बातचीत के द्वारा संथालों को समझाने का प्रयास किया जाने लगा, लेकिन धैर्य की सीमा पार करके उपजा संथालों का आक्रोश कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। संथाल तो अपनी भूमि से अंग्रेजों और उनके समर्थकों को भगाने या समाप्त करने की शपथ ले चुके थे। अंग्रेजों के कार्यालयों को भस्म कर दिया जाने लगा। जहां भी कोई अंग्रेज दिखाई देता उसे वहीं ढेर कर दिया जाता। संथाल साक्षात काल बन गए थे। दुर्दांत होकर उन्होंने अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को भी मार डाला। संथालों के हंगामे से अंग्रेजी प्रशासन में हड़कंप मच गया। कंपनी ने सेना को खुली छूट देकर इस विद्रोह को दबाने का आदेश दे दिया। अंग्रेजों ने भी संथालों के प्रति बहुत बर्बरता दिखाई और उनके गांव के गांव जला दिए। अंग्रेजी सेना संथाल के नेताओं की धरपकड़ में दिन रात एक करने लगी और इसमें उसे सफलता भी मिली। अधिकांश विद्रोही नेता या तो मारे गए थे या फिर बंदी बना लिए गए थे। चांद और भैरव गोलियों के शिकार होकर वीर गति को प्राप्त हो गए। चांद और भैरव, सिद्धू और कान्हू पकड़े गए, उन्हें बरहेट में फांसी दे दी गई। याद रखिएगा, सिद्धू और कान्हू को कहाँ फांसी दिया गया? तो सिद्धू और कान्हू को बरहेट में फांसी दे दी गई। इस विद्रोह को तो फिर भी कुछ सफलता अवश्य मिली थी, क्योंकि संथालों ने अपने क्षेत्र में से अधिकांश अंग्रेजों और उनके समर्थकों को तो या तो मार दिया था या भगा दिया गया था। जो शेष बचे भी थे वे भी बहुत समय तक आतंक के साए में जीते रहे। इस विद्रोह के जनक, संथाल विद्रोह के जनक सिद्धू कान्हू वर्तमान झारखंड के लोगों के लिए पूजनीय हो गए और आज भी उन्हें झारखंड के जननायक के नाम से रूप में याद किया जाता है। सिद्धू कान्हू की गाथाएं आज भी झारखंड के लोगों के लिए ओज एवं शक्ति की प्रेरणा स्रोत है। जनवरी 1856 ईस्वी तक संथाल परगना क्षेत्र में संथाल विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन सरकार ने संथालों की वीरता और शौर्य स्वीकार किया। सरकार को प्रशासनिक परिवर्तनों की अनिवार्यता स्वीकार करनी पड़ी। इस संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 ईस्वी को विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना की गई और एस्ले एडेन को प्रथम जिलाधीश बनाया गया। किसको बनाया गया जिलाधीश? तो एस्ले एडेन को प्रथम जिलाधीश बनाया गया। आइए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जन आंदोलन है सरदारी आंदोलन। 1850 ईस्वी और उसके बाद इस क्षेत्र में अनेक आदिवासियों द्वारा ईसाई धर्म लेने से भूमि की समस्या और बदतर हो गई। ईसाई धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार के विरुद्ध जनजातीय सुधारवादी आंदोलन चले। इन्हीं में से सरदारी आंदोलन सन 1859 से 1881 के बीच चले। इसका उल्लेख शरत चंद्र राय ने अपनी पुस्तक द मुंडा राज एंड देयर कंट्री किसकी बुक है? तो शरत चंद्र राय ने अपनी पुस्तक में लिखी किया है। वास्तव में यह भूमि के लिए लड़ाई थी। संथाल परगना किसके लड़ाई थी? भूमि के लिए लड़ाई थी। इसका मूल उद्देश्य जमींदारों को बाहर निकालना, बेगारी प्रथा को समाप्त करना और भूमि पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध करता था। सामान्यतः यह आंदोलन 3 चरणों में पूर्ण हुआ। खावर आंदोलन जिसका नेतृत्व भागीरथ माझी ने किया। खरवार आंदोलन जिसका नेतृत्व भागीरथ माझी ने किया था। उद्देश्य प्राचीन मूल्यों और जनजातीय परंपराओं को पुनः स्थापित करना था। क्या था? प्राचीन मूल्यों और जनजातीय परंपराओं को पुनः स्थापित करना था खरवार आंदोलन के द्वारा।
इस आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र संथाल परगना था। खरवार आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र संथाल परगना था। इसके साथ ही वे भूमि संबंधी समस्याओं में सुधार के अलावा सामाजिक कर्मों में शुद्धि के प्रवर्तक भी थे, इसलिए मंदिर आदि का इसमें विरोध किया गया। आंदोलन के प्रति पूर्ण समर्पण वाले शफाहोर कहलाए और उदासीन लोग बावजिया कहलाए। बेमन पूजकों को मेल बरागर कहा गया। अब आते हैं बिरसा मुंडा की कहानी, उसे भी हम लोग देखेंगे। तो आपने देखा सामाजिक कर्मों में शुद्धि के प्रवर्तक भी थे और इसलिए मदिरा आदि का इसमें विरोध किया गया। आंदोलन के प्रति पूर्ण समर्पण वाले शफाहोर कहलाए। क्या कहलाए? शफाहोर। ये वर्ड देखिएगा संथाल परगना में, तो टिक मारिएगा। और उदासीन लोग बावजिया कहलाएं। बेमन पूजकों को मेल बरागर कहा गया। बेमन पूजकों को मेल बरागर कहा गया। शफाहोर याद रखिएगा, जो आंदोलन के प्रति जो पूर्ण समर्पण वाले थे शफाहोर कहलाया। उदासीन लोग बावजिया कहलाया। बेमन पूजकों को मेल बरागर कहा गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट आंदोलन, जन आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, आपका लाइक से ही प्रोत्साहन मिलती है वीडियो बनाने में। कमेंट जरूर करके बताइए। यह आंदोलन बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में सबसे अधिक संगठित, बिरसा मुंडा का जो आंदोलन है, यह आंदोलन बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में सबसे अधिक संगठित और व्यापक माना जाता रहा है। इसलिए बिरसा मुंडा देख के झारखंड में टिक मत मार दीजिएगा। यह आंदोलन बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में सबसे अधिक संगठित और व्यापक माना जाता रहा है। इस आंदोलन के नायक कौन थे? बिरसा मुंडा को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली है। बिरसा मुंडा को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली है। मुंडा जाति भी अन्य जातियों की मुंडा जनजाति भी अन्य जनजातियों की तरह कृषि और वनों पर निर्भर होकर अपनी परंपराओं मान्यताओं को सहेज रही थी। याद रखेंगे, ये भी कृषि एवं वन्य पर आधारित निर्भर थे। यह जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों में से एक थी। कहाँ की जनजाति में से प्रमुख थी? छोटा नागपुर के क्षेत्र में प्रमुख जनजातियों में से एक थी। और इसके लोग कभी विवादों की सुर्खियां नहीं बने थे। शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले मुंडा लोग भी उत्पीड़न और अंग्रेजी लूटमार से बगावत पर उतरे। इनके विद्रोह का एक मुख्य कारण इनकी संस्कृति पर अन्य संस्कृतियों की परछाई का भी पड़ना था। कुछ आपसी मतभेद जो हर जाति जनजाति में पाए जाते हैं, मुंडा लोगों में भी रहते थे। इनका मेल जोल हिंदुओं से भी था और इसी कारण कुछ मुंडा हिंदू परंपराओं का अनुसरण भी करने लगे थे। मतभेदों के कारण कुछ मुंडा ईसाई मिशनरी की ओर भी चले गए। जैसा कि छोटा नागपुर में जमींदार और राजाओं का शोषण चक्र चल रहा था, तो ये लोग भी उसकी चपेट में आए थे। इनकी जमीन को हड़पा जा रहा था और इन पर करों का बोझ बढ़ता जा रहा था। फलतः ऋण का जाल 253 चलिए, ऋण का जाल भी इनको अपने शिकंजे में जकड़ रहा था। न्याय व्यवस्था तो बस नाम मात्र के लिए रह गई थी और सबसे बड़ा झटका तो मुंडाओं को तब लगा जब आवश्यकता में न तो हिंदू मित्रों ने और न ही ईसाई मिशनरियों ने उनकी कोई सहायता की। याद रखिएगा, दुख में
क्या हुआ, मुंडाओं को तब सबसे बड़ा झटका लगा। आवश्यकता के समय न तो इन्हें हिंदू मित्रों ने साथ दी, न ही ईसाई मिशनरियों ने इनकी कोई सहायता की, जिनके कहने पर ये लोग अपने पारंपरिक नियमों से भी दूर हो गए थे। मुंडा लोग इन सब बातों से पूरी तरह हतोत्साहित हो चुके थे और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए चिंतातुर थे। ऐसे समय में बिरसा मुंडा नामक नौजवान मुंडा जनजातियों के उत्थान का बीड़ा उठाकर आगे आया। उसका यह कहना था कि वह ईश्वर की आज्ञा और शक्ति लेकर मुंडाओं को उनके अधिकार और बाहरी शक्तियों से उन्हें आजाद कराने के लिए अवतार के रूप में आया है। इस युवक की वाणी में ओज था और इसमें तत्कालीन व्यवस्था पर चोट करने की क्षमता भी थी। जल्दी ही कुछ मुंडा युवक प्रभावित होकर उससे जुड़ गए। उसने धार्मिक आख्यानों के माध्यम से लोगों में नवचेतना जागृत किया। इसी कारण वह छोटा नागपुर क्षेत्र में देवदूत की तरह माना जाने लगा। देवदूत उनके विचारों में लगभग सभी विषयों पर मनन करने की क्षमता थी। वह सभाएं आयोजित कर लोगों को कुरीतियों से दूर रहने के लिए तथा जीवन में निर्भरता को स्थान देने की बात कहता था और साथ ही अपनी संगठन शक्ति का ज्ञान करने की बात कहता था। उसके मंत्रिमंडल ने शीघ्र ही उस लोगों के बीच ईश्वरीय शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। बिरसा मुंडा ने सन 1895 तक लगभग 6000 मुंडाओं को एकत्रित कर दिया। 1895 तक लगभग 6000 मुंडाओं को एकत्रित कर दिया। यह अब तक का सबसे बड़ा दल था। भले ही यह मिथक था, लेकिन बिरसा को भगवान का अवतार ही माना जाने लगा। उसने लोगों को अपने उद्देश्यों से अवगत कराया, जिन्होंने मुंडा जनजातियों के नए ओज से भर दिया। उसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे। बिरसा मुंडा के अंग्रेज सरकार का पूरी तरह दमन कर देना, छोटा नागपुर सहित अन्य क्षेत्रों से दीकुओं को भी भगा देना। दीकुआ क्या है हम बता चुके हैं। स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना। बिरसा मुंडा ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसात्मक होने से भी गुरेज न करने का संदेश दिया। उसने सभी मुंडाओं को साहस के साथ इस धर्म युद्ध में कूदने को आह्वान किया और योजना बनाकर साहूकार, जमींदार, मशीनरी तथा दीकुओं पर हमला कर दिया। यह हमला तो जोरदार था, लेकिन शासन व्यवस्था ने इसे उतना सफल नहीं होने दिया जितना सफल होने की बिरसा ने आशा की थी। उसे रांची में कंपनी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे मुक्ति भी मिल गई। वह फिर से अपने दल में आ मिला। इस बार बिरसा मुंडा ने अपनी योजनाओं को भली भांति सुदृढ़ रूप दिया। 25 दिसंबर 1897 को जब क्रिसमस का दिन था तथा ईसाई लोग इस दिन जश्न मनाने वाले थे, हमले के लिए चुना। इस हमले में अधिक से अधिक ईसाइयों को मौत के घाट उतारने का संकल्प लिया गया। निश्चित दिन मुंडा विद्रोहियों के चारों ओर हाहाकार मचा दिया और जश्न में डूबे ईसाइयों तथा उन मुंडाओं को मार दिया गया जो ईसाई धर्म अपना चुके थे। यह एक बड़ा नरसंहार था 25 दिसंबर 1897 का, जिसने ब्रिटिश शासन को झकझोर रख दिया। स्थानीय पुलिस बल भी इस मुंडा विद्रोह का शिकार हुआ। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। तब कंपनी ने रांची से सेना भेजी और निर्दयता पूर्वक इस विद्रोह को दबाया गया। बिरसा मुंडा और उसके साथी गया मुंडा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बिरसा मुंडा और उसके साथी गया मुंडा को जेल में रहते हुए कुछ असाध्य बीमारियों और समुचित उपचार के अभाव में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। वहीं कंपनी के लिए यह विद्रोह एक सबक सरीखा साबित हुआ। उसने अपनी नीतियों में बदलाव किया। अंग्रेजों ने भी भूमि अधिकार संबंधी नए नियम बनाए और
काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मुंडारी खूंटकारी व्यवस्था लागू किया गया। प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया गया। आदिवासियों के दिलों में प्रशासन के प्रति घृणा को समाप्त करने का प्रयास किया गया। सन 1908 में गुमला अनुमंडल बनाया गया, जबकि खूंटी को सन 1905 में ही अनुमंडल बना दिया गया था। यह प्रशासन व आदिवासियों के बीच विश्वास बहाल करने के प्रयास थे। बिरसा मुंडा यही सही मायनों में एक सफल आंदोलन कहा जाता है। इसने जनजातियों में आत्मसम्मान, अधिकारों की रक्षा, धार्मिकता की रक्षा जागृत करने के साथ ही इन्होंने रूढ़ियों, अंधविश्वासियों से दूर रहने की प्रेरणा भी दी। इसी आंदोलन ने अंग्रेज सरकार को जनजातियों के प्रति संवेदनशील रहने को विवश किया। बिरसा मुंडा ने अपने अल्प जीवन में लोगों को जागृत कर दिया था और आज भी उसे भगवान बिरसा मुंडा के रूप में याद किया जाता है। तो ये आपका बिरसा मुंडा संथाल खत्म हुआ। अब चलते हैं ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन क्या है? यह आंदोलन बिरसा आंदोलन से ही जन्मा था। ताना भगत आंदोलन बिरसा आंदोलन से ही जन्मा था। यह भी बहुआयामी आंदोलन था, क्योंकि इसके नायक भी अपनी सामाजिक अस्मिता, धार्मिक परंपरा और मानवीय अधिकारों के मुद्दों को लेकर आगे आए थे। यह आंदोलन सन 1914 में शुरू हुआ। ताना भगत आंदोलन जो है कब शुरू हुआ? सन 1914 में शुरू हुआ। ताना भगत कोई व्यक्ति नहीं बल्कि उरांव जनजाति की एक शाखा थी। ताना भगत कोई व्यक्ति नहीं है। आप जानिएगा, ताना भगत बोला जाता है। ताना भगत कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि उरांव जनजाति की एक शाखा थी जिसने कुडुख धर्म अपनाया था। एक शाखा थी। ताना भगत एक शाखा थी। ताना भगत कोई व्यक्ति नहीं बल्कि उरांव जनजाति की एक शाखा थी जिसने कुडुख धर्म अपनाया था। इन लोगों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी और इनमें अधिकांशतः श्रम वाले कार्य ही कराए जाते थे। सुबह से शाम तक भवन, सड़क आदि के निर्माण कार्यों के लिए ये लोग ईंट पत्थर ढोते रहते और मजदूरी के नाम पर इन्हें कुछ विशेष नहीं मिलता था। एक प्रकार से इन्हें खच्चरों की भांति प्रयोग किया जाता था। इस आंदोलन के नायक के नाम पर जतरा भगत नामक नौजवान को मान्यता मिली थी। ताना भगत के आंदोलन के नायक के नाम पर जतरा भगत, इस आंदोलन के नायक के नाम पर ताना भगत किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, उरांव जनजाति के शाखा का नाम है। और इसी आंदोलन के नायक के रूप में नाम उभरा जिसका नाम था जतरा भगत नामक नौजवान को मान्यता मिली थी, जो अलौकिक सिद्धियों में रत रहता था। जनश्रुति के आधार पर इसी जतरा भगत को धर्मेश नामक उरांव देवता ने दर्शन दिए थे और कुछ निर्देश देकर इस आंदोलन को शुरू करने की आज्ञा दी थी। जतरा ने धर्मेश देवता का आदेश पाकर भूत प्रेत की साधना का कार्य छोड़ दिया और निरामिष हो गए। उसने लोगों को अंधविश्वास में आस्था रखने से मना किया और आचरण में सात्विकता लाने का संदेश दिया। साथ ही उसने बेगार या कम मजदूरी पर काम करने वाले को ऐसा काम न करने का आदेश दिया। लोगों में जल्द ही वह बहुत लोकप्रिय हो गया और लोग उसकी प्रत्येक बात को आत्मसात करने लगे। इससे अंग्रेज घबरा गए और उन्होंने जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिया। इससे उरांव लोगों में रोष फैल गया। अंग्रेज इस आंदोलन से संबंधित सभी लोगों को गिरफ्तार करने में जुट गए। परिणाम यह हुआ कि हिंसा भड़क उठी और एक सामाजिक जनजागरण व्याप्त हो गया। अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से इन आंदोलन को दबा दिया, फिर भी यह आंदोलन सामाजिक चेतना में जगाने में सफल रहा। इस प्रकार अंग्रेज सरकार के विरुद्ध हुए जनजातीय विद्रोह के कुछ हद तक बिहार के दबे कुचले लोगों को उनके अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इन आंदोलनों में आक्रामकता, बर्बरता, आक्रोश, शक्ति संगठन और नीतिगत कारण जैसे वे सभी तत्व मौजूद थे जो विद्रोह को जन्म देते हैं। बिहार की तत्कालीन स्थिति दयनीय थी और विडंबना यह थी कि प्राकृतिक रूप से संपन्न इस क्षेत्र का शोषण और दोहन करने पहुंचे बाहरी लोगों ने यहाँ की मूल जनजातियों को लगभग बेदखल ही कर दिया था। शिक्षा से दूर और सुविधाओं से वंचित यह जनजाति सामाजिक शांतिपूर्ण अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। उनके अपने पर्वों, रीतियों और अन्य सामाजिक ताने बाने में भी उनके लिए सभी खुशियां थी। लगभग 300 वर्ष अस्थिरता, अराजकता, शोषण, दमन, अपमान और निर्धनता के साए में रहकर भी इन जनजातियों ने अपने अस्तित्व को बचाए रखा। तो यह उनकी जीविका की है। इतने पर भी बिहार के लोगों ने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। इन लोगों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय योगदान दिया, जिसे विस्मृत नहीं किया जा सकता, भूला नहीं जा सकता। अब आते हैं, अब नेक्स्ट है आपका नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह के बाद बहावी विद्रोह, बहावी के बाद लोटा विद्रोह, फिर हम लोग का आज का सेशन समाप्त हो जाएगा। आइए अब देखते हैं हम लोग नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह को करने के बाद देखते हैं बहावी विद्रोह को भी देखेंगे हम लोग। आइए अब हम लोग देखते हैं आगे का एक नया हमारा जो विद्रोह है, नोनिया विद्रोह। क्या है? नोनिया विद्रोह। यह विद्रोह 1700 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच बिहार के सोरा उत्पादक क्षेत्रों जैसे हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1700 ईस्वी में 1700 से 1800 के बीच बिहार के सोरा उत्पादक क्षेत्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ था। इस काल में बिहार सोरा उत्पादक का प्रमुख केंद्र था। 1700 से 1800 के बीच सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। सोरा का उत्पादन बारूद बनाने के लिए किया जाता था। सोरा का उत्पादन क्यों किया जाता था? बारूद बनाने के लिए। सोरा उत्पादन कार्य का मुख्य रूप से नोनिया जाति द्वारा किया जाता था। उत्पादन नोनिया विद्रोह द्वारा ही सोरा का मुख्य उत्पादन किया जाता था। ब्रिटिश कंपनी और नोनिया के बीच आपसी मध्यस्थ का कार्य करते थे, जो नोनिया लोगों से कच्चा सोरा लेकर कारखाना को देते थे। आसामियों को ब्रिटिश कंपनियों द्वारा सोरे का 1/4 रकम अग्रिम रूप में मिलता था। कलमी सोरा के लिए 2 से 4 रुपए प्रति मन और कच्चा सोरा के लिए 1 से 4 आना प्रति मन कंपनी से लेते थे। मतलब इस प्रकार पता चल गया कलमी सोरा महंगा था किससे? कच्चा सोरा से। नोनिया लोगों को 12 से 14 या 5 आना प्रति मन देते थे, जबकि अन्य व्यापारियों को कंपनी से संबंधित नहीं थे, वे नोनिया लोगों को 3 रुपए प्रति मन सोरा देते थे। अतः कंपनी द्वारा नोनिया लोगों का अत्यधिक शोषण हो रहा था, इसलिए गुप्त रूप से वे लोग व्यापारियों को सोरा बेचने लगे। इसकी जानकारी जब ब्रिटिश सरकार को हुई, तब उसने नोनिया लोगों पर क्रूरतापूर्वक कार्रवाई की। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा आंदोलन है बहावी आंदोलन। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन में बहावी आंदोलन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस आंदोलन के प्रवर्तक अरब के अब्दुल बहाव थे। कौन थे? बहावी आंदोलन के प्रवर्तक अरब के अब्दुल बहाव थे। कौन थे? तो अरब के अब्दुल बहाव थे। ठीक है। इन्होंने मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से इस आंदोलन को आरंभ किया।
भारत में इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता उत्तर प्रदेश के सैयद अहमद बेरलवी थे। भारत में नेतृत्वकर्ता, और इसके प्रवर्तक कौन थे? अब्दुल बहाव, जो अरब के थे। और भारत में इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता उत्तर प्रदेश के सैयद अहमद बरेलवी थे। इनका जन्म 1776 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। इन्होंने भारत में मुस्लिम साम्राज्य के पतन के लिए ब्रिटिश शासन को जिम्मेदार माना था। अंग्रेजों के द्वारा अधिकृत भारत को दार-उल-हर्ब कहा और उसको समाप्त करके दार-उल-इस्लाम को स्थापित करने की शपथ ली। इन्होंने पश्चिमोत्तर सीमांत के कबीलाई अफगानों की सहायता से सितना में एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया। सितना में 1821 ईस्वी में अहमद बेरलवी ने पटना का दौरा किया, जहां उसके संपर्क में विलायत अली, इनायत अली और मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन आदि लोग संपर्क में आए तथा पटना के बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित किया। प्रारंभ में बहावी आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था, जिसके बाद में आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से धारण कर लिया। यह आंदोलन अंग्रेजी शासन के प्रति खिलाफ भारतीय स्वाधीनता संग्राम और नीले साहबों द्वारा एवं साहूकारों के बीच वर्ग संघर्ष के रूप में परिवर्तित हो गया। पंजाब में मुस्लिम कृषकों ने सिख जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया। सैयद अहमद से प्रेरित होकर टीटू मीर ने धनी हिंदू और मुस्लिम जमींदारों के खिलाफ आंदोलन चलाया। टीटू मीर 1853 ईस्वी में अंग्रेजी सेना बहावियों के दमन के लिए सितना गई, जहां उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। 1898 में पुनः अंग्रेजी सेना को सितना भेजा गया। 53 में हार माना, 58 में भेजा गया, जिसमें बहावियों को पराजित कर वहां से भगा दिया। पटना में बहावी आंदोलन का नेतृत्व विलायत अली एवं इनायत अली ने किया। पटना में इनायत अली ने दक्षिण भारत में हैदराबाद को तथा विलायत अली ने उत्तर पश्चिम में सितना को अपना केंद्र बनाया था। 1844 में विलायत अली अपने 80 अनुयायियों के साथ अफगानिस्तान जा रहे थे, लेकिन लाहौर में इन्हें गिरफ्तार कर पटना भेज दिया गया। 1851 से 52 ईस्वी में ये उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत वर्तमान पाकिस्तान एवं जहां ब्रिटिश सैनिकों से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई पाकिस्तान में। 1857 के विद्रोह में बहावी आंदोलन से जुड़े लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। विलायत अली एवं इनायत अली के मृत्यु के पश्चात बहावी आंदोलन का नेतृत्व मकसूद मौलवी अब्दुल्ला ने किया। उसने 1861 ईस्वी में मलका को अपना गढ़ बनाया। 1864 ईस्वी में नेविल चैम्बरलिन एवं बहावियों का नेता अब्दुल्ला को हराकर पोर्ट ब्लेयर जेल भेज दिया गया। बहावी आंदोलन के अन्य नेताओं जैसे मुबारक अली, इब्राहिम मंडल, मोहम्मद इस्माइल, आमिर खान आदि को गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी गई। 1868 से 69 आते आते बहावी आंदोलन की ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई और आंदोलन में शिथिल पड़ गया। इस प्रकार कहा जाता है कि बहावी आंदोलन का उदय धार्मिक आंदोलन के रूप में हुआ, लेकिन यह आगे चलकर एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। यह भारत को विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने एवं देश को स्वाधीन बनाने के लिए भारतीयों का विद्रोह था। वस्तुतः यह साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई थी। लोटा विद्रोह 1856। 1857 ईस्वी के विद्रोह के पूर्व ही 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था। अंग्रेजी शोषण एवं अत्याचार के कारण लोगों के मन में असंतोष बढ़ता जा रहा था। इसी समय मुजफ्फरपुर की जेल में बंद कैदियों ने विद्रोह कर दिया, जिसे लोटा विद्रोह कहा गया। कहा जाता है
इस समय कैदियों को जेल के अंदर पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने अचानक निर्णय लिया और पीतल के स्थान पर मिट्टी का लोटा देना आरंभ कर दिया। अंततः कैदियों ने इसका विरोध करना शुरू किया। विद्रोह को जेल के बाहर भी फैलने की आशंका को देखकर पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना शुरू कर दिया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जन आंदोलन थे जो आज हमारा ये सेशन पूरा हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे स्वतंत्रता संघर्ष को, जन आंदोलन आज आपका पार्ट 4 अंत हुआ। अब पार्ट 5 हम लोग करेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइन टू लाइन देखें। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अनलाइक नहीं करें कम से कम, कि औरों को भी इसके बारे में लगे कि ये हमारे काम की नहीं है। इसलिए अगर लाइक नहीं करते हैं तो अनलाइक भी मत किया कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इसकी फ़ायदा मिल सके। चले बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ें और सफलता हासिल करें।